गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र के लेसन 17 विकास की समझ पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो विकास है वो कैसे लोगों के विचार, उसके मायने और उसके प्रति जो सोच विचार है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। विकास की धारणा व्यापक है और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। तो विकास की जो धारणा है या सोच है वो इसके बारे में लोगों के अलग अलग सोच विचार है। इसका एक जैसा अर्थ निकाल पाना कठिन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो विकास के अगर सही मायने देखा जाए तो लोगों की जो सोच विचार है वो कैसी है, अलग अलग है। प्रायः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है, परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन कैसा हो, बेहतर हो। प्रायः जो व्यक्ति अक्सर का देखा जाता है कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती है, उसे पूरा होना ही क्या मानता है, वो विकास मानता है। लेकिन अगर सबकी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। सबका जीवन बेहतर हो, वे कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए तथा वे सुखी जीवन जी सके। अगर सभी के जीवन को, अगर सबका जीवन बेहतर हो मतलब अच्छा हो, तो जिसकी वजह से सभी लोगों में क्या आए, समृद्धि उत्पन्न आए, मतलब लोग खुशहाली से जीवन यापन कर सके, सुखी से जीवन यापन कर सके। तो ऐसे कौन से उपाय हैं, इनमें कई मतभेद सामने आते हैं। इसका हल कैसे निकालें, इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, इस अध्याय में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। तो आगे देखेंगे विकास विभिन्न लोगों के दृष्टिकोण से। नीचे की तालिका में कुछ लोगों की आकांक्षाएं दर्शाई गई है। इनमें वे व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या सोचते हैं की कल्पना की गई है कि उदाहरण मात्र हैं, हो सकता है कि उनके और भी लक्ष्य हों। आप इस सूची में शामिल लोगों की संभावित आकांक्षाओं का अनुमान लगाते हुए तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे कुछ सूची बनी गई है, तालिका में बताई गई है कि उसमें व्यक्तिगत सोच के बारे में जो सोच है, विचार है, उसके बारे में क्या कल्पना की गई है या क्या कल्पना की जा सकती है, उसके बारे में यहाँ भरना है। तो सबकी सोच विचार अलग अलग हो सकती है, आवश्यकताएं, ज़रूरतें और विकास भी अलग अलग हो सकती है। तो इसमें आप लोग अपनी इच्छा, आप लोगों को जो सही लगता है, ठीक लगता है, आप इसे भर भी सकते हैं। तो देखते हैं उसमें 70.1 में तालिका क्रमांक विभिन्न लोग, विकास के लक्ष्य, आकांक्षाएं। जैसे पहले नंबर पे है दिहाड़ी मजदूर, वर्ष भर काम, बेहतर मजदूरी, बच्चों के लिए शिक्षा। अगर देखा जाए तो अगर दिहाड़ी मजदूर जो है उसे क्या चाहिए, उसे वर्ष भर काम मिलता चाहिए, मिलते रहे उसे, उसकी जो मजदूरी है वो बेहतर मजदूरी है, मतलब अच्छी मजदूरी उसको मिले, और बच्चों की शिक्षा, अच्छी शिक्षा वो दे सके और साथ ही साथ क्या मिल सके, सुविधाएं भी वो दे सके। तो उसी तरीके से एक उद्योगपति क्या करते हैं, उसे क्या है, सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। एक उद्योगपति क्या चाहेगा कि वो कच्चा माल जहाँ से प्राप्त करे वो सस्ती कीमत पर उसे प्राप्त हो सके, सड़क बिजली की व्यवस्था हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो उसके साथ साथ, और उसमें क्या हो, नियमितता जो बनी रहे वो हमेशा बनी रहे। तो उसी तरीके से आगे तीसरे नंबर पर देखते हैं कॉलेज की छात्रा। तो कॉलेज की छात्रा क्या चाहेगी कि उसका जो शिक्षा हो, उसको बेहतर शिक्षा उसको प्राप्त हो, साथ ही साथ रोजगार के अवसर हो, लड़कों के समान उसे भी स्वतंत्रता प्राप्त हो, सुविधा भी प्राप्त हो और सबके हित के लिए भी हो। तो इसी तरीके से आगे जो भी कॉलम दिए गए हैं, आप इसे आपको जैसा ठीक, मतलब उचित हो, जो एक कहना चाहिए, जो ज़रूरत है, विकास के लक्ष्य या फिर जो आकांक्षा है उसे पूरा कर सके। तो इसे आप अपनी सुविधानुसार, आपको जो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप इसे उस कॉलम में भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं तालिका 70.1 के निरीक्षण से यह पता चलता है कि प्रायः सभी लोग उन चीज़ों की आकांक्षा रखते हैं जो उनके लिए कैसी हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब लोग उसी चीज़ की इच्छा या ज़रूरत वो महसूस करते हैं जो कि वो उनके लिए ज़्यादा आवश्यक हो या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आकांक्षाएं कई तरह की है। आपने देखा कि कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर एवं रोजगार की सुविधाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को आवश्यक समझती है। यहाँ पे जिस तरीके से हमने कॉलम में देखा कि एक पढ़ने वाली छात्रा क्या चाहती है कि उसे अच्छा अवसर मिले, रोजगार की सुविधा मिले और साथ ही वो स्वतंत्रता भी चाहती है और उसे सुरक्षा भी प्राप्त हो। वहीं कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उद्योगपति अपने उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहता है। एक उद्योगपति क्या चाहता है कि जो भी वो उत्पादन
करे, उसका लाभ हो और उसकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके। वहीं दिहाड़ी मजदूर सम्मानजनक मजदूरी के साथ साल भर काम मिलने को उम्मीद करता है। तो एक मजदूर करने वाला व्यक्ति वो क्या करता है कि उसे सम्मानजनक मजदूरी मिले और वो साल भर क्या मिले, उसे काम मिलते रहे, ऐसा वो उम्मीद करता है। वह चाहता है कि उसके बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी ना करना पड़े, मतलब जिस तरीके से वो कार्य कर रहा है ऐसा कार्य उनके बच्चों को ना करना पड़े। आगे देखते हैं। कभी कभी इस तरह की आकांक्षाओं में परस्पर विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है, तो कभी कभी जो कुछ ऐसी मतलब आकांक्षाएं की वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, परस्पर विरोध की उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ एक लड़की उस शिक्षा प्राप्त करके क्या बनना चाहती है, अफसर बनने की उम्मीद रखती है। हो सकता है कि उसके अभिभावक को यह पसंद ना हो, तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार एक उद्योगपति अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना चाहता है। तो इसी तरह से उद्योगपति क्या चाहता है कि उसकी वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित हो, अधिक मूल्य में बेचे और लाभ कमाए। वहीं एक उपभोक्ता की इच्छा अच्छी एवं सस्ती वस्तुएं प्राप्त करने की होती है, और एक उपभोक्ता क्या चाहता है कि उसे अच्छी वस्तुएं मिले और वो सस्ती भी हो। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व परिवार के विकास के हित की रक्षा हेतु कई प्रकार की आकांक्षाएं रखता है। तो इस तरीके से व्यक्ति क्या करता है, अपने लिए और अपने परिवार के विकास के हित के लिए वो अलग अलग जो इच्छाएं होती हैं वो रखता है। परंतु क्या आप सोच सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र के सभी लोगों के विकास की बात की जाए तो यह उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों से कैसा होता है, अलग होता है। अगर हम सभी लोगों के विकास की बात करें तो सभी लोगों के जो व्यक्ति के जो विचार हैं, वो व्यक्तियों के जो विचार हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब हम सभी लोगों के हित या सार्वजनिक हित की बात करते हैं तो हमें कुछ और विशेष ज़रूरतों पर विचार करना होता है। अगर हित मतलब सभी के लिए अच्छे के लिए अगर हम सोचें तो उसके लिए हमें विशेष जो ज़्यादा ज़रूरी है या आवश्यक है उन चीज़ों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए विद्यालय की स्थापना से गांव शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, जो पहले नहीं मिल पा रहा था। इन सुविधाओं की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो जो पहुंच नहीं पा रही थी या तो उन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सार्वजनिक रूप से यह सुनिश्चित की गई कि सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, मध्याह्न भोजन दी जाए, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलाई गई, जिसकी सुविधा क्या है, इससे सभी लोगों को इस सुविधा की पहुंच सुनिश्चित हो सके, मतलब सभी लोगों को ये सुविधाएं मिल सके और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा स्वच्छता आदि शामिल है, जो सबके हितों के लिए होते हैं। तो इस तरीके से अगर अन्य जो सार्वजनिक सभी लोगों की सुविधाओं की को देखा जाए तो वो भी ये जैसे कि यहाँ पे सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और भी चीज़ें बताई गई हैं, वो सबके हित के लिए हो। सार्वजनिक हित को समझने का प्रयास करें। कोई एक गांव है, उस गांव में आने जाने के लिए एक पगडंडी है छोटी। सामान्य दिनों में आवागमन में कोई खास परेशानी नहीं होती, परंतु बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील होकर बंद हो जाता। तो एक सार्वजनिक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश की है कि एक गांव में अगर आने जाने के लिए एक छोटी रास्ते हो या पतली रास्ते हो, जिसमें ऐसे सामान्य दिनों में अगर देखा जाए तो उसमें आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं होती, लेकिन स्थिति जब बारिश के समय आ जाती है तो वो क्या होते हैं, आना जाना या आने जाने के जो कहना चाहिए उसमें काफ़ी परेशानियाँ होती है। इस कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों को विचार आया कि क्यों न इस पगडंडी की जगह पक्की सड़क बना दी जाए, परंतु पगडंडी से लगी हुई जमीन के कुछ भूस्वामी पक्की सड़क बनाने के लिए अपनी जमीन देने को तैयार
अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए, पर वहीं कुछ और लोगों ने इससे इनकार कर दिया। जैसे कि यहाँ पे अगर सबके हित की बात की जा रही है कि अगर बारिश के दिनों में जो परेशानी है उस परेशानियों का हल निकाला गया कि अगर इन पगडंडियों को अगर पक्की सड़क कर दिया जाए तो सभी के लिए सुविधाएं होगी। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि कुछ जो भूस्वामी हैं जो पक्की सड़क या सड़क बनाने के लिए अपनी ज़मीन को देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं। जब इस मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और विस्तृत चर्चा की गई तो अंततः सभी भूस्वामी सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी भूमि देने को क्या हो गए, वो तैयार हो गया। अगर सबके हित की अगर जब इस बात को निकाला गया तो लोगों ने भूमि देने को तैयार हो गया। इस प्रकार सड़क बनाने से सभी लोगों को इसका लाभ मिल गया, मतलब उनको आने जाने में अब उन जो पहले जो स्थिति थी या जो परेशानी उत्पन्न होती थी उन परेशानियों से उनको छुटकारा मिल गया। अब आगे देखते हैं विकास की योजनाओं में विरोधाभास। किस तरीके से जो विकास की योजना है उसमें कैसे विरोध उत्पन्न होता है वो देखना है। क्या विकास के लिए उद्योग और खादान आवश्यक है? उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ विकास की बात की जा रही है कि उद्योग और खादान के बारे में कि अगर उद्योगपति अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर खनिज या फिर खनन करता है, खुदाई करता है या कल कारखाने स्थापित करता है तो वो प्राथमिकता उन चीज़ों को वो देते हैं। उनका तर्क है कि जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन दूसरी ओर उद्योग की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जिससे बहुत अधिक लोग क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे एक उनका तर्क यहाँ पे निकाला गया है कि किस तरीके से अगर एक उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी जगह पर खनन करता है, खुदाई करता है या फिर कारखाने स्थापित करता है तो किस तरीके से वहाँ के आसपास के लोगों को अवसर मिलेंगे और उससे क्या होगा कि अगर आसपास जो लोग रहे तो लोगों को वहाँ जो वस्तुएं उत्पादन हो रही है उसमें काफ़ी उनको काम भी मिल जाएगा, सुविधाएं होंगी और जो भी खनिज कारखानों में उद्योग में स्थापित खनिज उत्पादन होंगी वो अधिक मात्रा में हो पाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर दूसरी ओर देखा जाए तो क्या होता है कि भूमि का अधिग्रहण मतलब कब्जे हो जाते हैं, जिससे काफ़ी अधिक लोग क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। उनकी ज़मीन या तो छीन जाती है या तो फिर चली जाती है। उन्हें विस्थापित मतलब जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, उन्हें विस्थापित होती हेतु मजबूर होना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती, उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। तो पुनर्वास की जो सुविधाएं होती है जैसे कि वो विस्थापित कहते हैं दूसरी जगह रहने के लिए उनको जाना पड़ता है तो उस समय उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती और साथ ही साथ उन्हें जो संस्कृति या फिर उनके जीवन के जीविका के जो साधन है या जो भी चीज़ें हैं उनसे उनको क्या होना पड़ता है, बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में क्या होती है, विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब आगे देखते हैं, ओडिशा में कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्क की अधिकता है। इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इसमें वहाँ के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है। तो यहाँ पे ओडिशा की स्थिति को बताया कि किस तरीके से कोयला, बॉक्साइट और लौह अयस्क की क्या है, अधिकता है, मतलब वहाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इस कारण राज्य में क्या है, 45 इस्पात संयंत्र योजना लगाए जाने की बात योजनाएं हैं। वहाँ पे 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है, जिससे क्या होगा कि जो आम नागरिक है या सामान्य नागरिक है वो लोग या उन जगहों पर रहने वाले जो निवासी हैं उनको क्या होना पड़ेगा, विस्थापित होने का उनको डर हमेशा बना रहता है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या है, जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की वजह से जो उनकी ज़मीन है सैकड़ों एकड़ जो जहाँ की वो भूमि काफ़ी मतलब उपजाऊ भूमि है वो भी क्या हो जाएगी, उनसे छिन जाएगी।
बड़े पैमाने पर जंगल क्या हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे और जल स्रोत सूख जाएंगे। वो सारे क्षेत्र जो जंगल से ढके हैं या आच्छादित हैं वो सब क्या तहस नहस या फिर उजड़ जाएंगे। और जहाँ उन्हें जल स्रोत या जल प्राप्त होता है वो क्या है, सूखे पड़ जाएंगे। इन उद्योगों की स्थापना के खिलाफ लोगों ने बार बार अपना विरोध दर्ज किया है। उनका तर्क है कि मुआवजे की राशि खर्च हो जाती है और बाद में उन्हें मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है। अगर उनको उन ज़मीन के बदले में अगर मुआवजे दिए जाते हैं तो वो राशि क्या हो जाती है, वो दिन प्रतिदिन वो खर्च हो जाती है। उसके बाद उनकी जो स्थिति है क्या होती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। वो मजदूरी के लिए उनको भटकना पड़ता है क्योंकि ज़मीन के अभाव में उनके पास नियमित रोजगार नहीं होता। मतलब ज़मीन के अभाव मतलब उनके पास ज़मीन नहीं होने की वजह से उन्हें हमेशा रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। साथ ही उनकी संस्कृति और जीवन शैली क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी जो संस्कृति जो सदियों से चली आ रही और उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खादानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण, अगर हम अपने पर्यावरण को देखें तो इस इतने अधिक संयंत्र और जो खदानें लगी हुई हैं उनकी वजह से जंगल और नदियों का बहुत उन पर कहें बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जो वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दिए हैं। तो इस तरीके से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उन समस्याओं की वजह से भारत सरकार ने क्या किया कि पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया कि जो उद्योग हैं, ज़मीन है, उद्योगों से जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसको रोकने का उन्होंने निर्देश किया या फिर जारी किया है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार के विरोधाभास उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। शहरों में प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है, जिससे वहाँ का वातावरण और जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ये आप सभी कोई जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास प्रतिदिन के जो निकलने वाले जो कचरे हैं उन कचरों को इकट्ठा करके क्या कर दिया जाता है कि दूर के क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों होते हैं वहाँ पर ला करके उनको फेंक दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो कचरों के आसपास जितने भी घर हैं या जो भी कस्बे हैं उन कस्बे में रहने वाले लोग और वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ के कहना चाहिए जल प्रदूषण, वो सारी चीज़ें प्रदूषित हो जाती हैं। जबकि बहुत कम खर्चे पर इस कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद आदि उत्पादन किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर चाहे तो बहुत कम खर्च पे इन सारी चीज़ों से सुविधाएं उत्पन्न मतलब जो ज़रूरतें हैं जो या इस दुष्परिणाम है उसको दूर किया जा सकता है, जो कि बहुत कम खर्च या कम लागत पर इसका परिणाम या फिर हल निकाला जा सकता है। जैसे कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद के द्वारा या फिर अन्य चीज़ें उससे उत्पादन किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्परिणाम है या दुष्प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। सिंचाई हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के निचले इलाकों के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जब सिंचाई हेतु अगर बांध बनाए जाते हैं तो बांध के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं या इलाके हैं तो कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उनको क्या मिल जाता है, सुलभ हो जाता है उन जगहों के या उन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले कृषकों को। वहीं बांध के ऊपर वाले क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, अतः राज्य की अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करे। तो इस तरीके से बांध के ऊपर वाले क्षेत्र में जिस तरीके से बताया गया कि ऊपर जहाँ से बांध के ऊपर हिस्सों में रहने वाले जो लोग हैं उनको पानी की सुविधा या पानी प्राप्त नहीं हो पाता, तो ऐसी जो अपेक्षाएं हैं उसको में क्या हो कि सभी के हित के लिए और सभी को पानी की जो आवश्यकता है या ज़रूरत है उसका जो वितरण है वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो। अब आगे देखते हैं आय एवं अन्य लक्ष्य। आइए हम एक बार पुनः तालिका
70.1 का अवलोकन करते हैं। इसमें से अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही है। जिस तरीके से हमने देखा कि तालिका में किस तरीके से लोगों की जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसमें वो अधिक मात्रा में लोग क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, आय। मतलब लोगों की जो सोच विचार अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें आय प्राप्त करना ही चाहते हैं। जैसे कि मजदूर क्या चाहता है, बेहतर मजदूरी, उद्योगपति अधिक लाभ कमाना, कॉलेज की छात्रा एवं बेरोजगार इंजीनियर रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को क्या करना चाह रहे हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं। आय प्राप्त करने से ही वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएंगे तथा उनका जीवन स्तर उठेगा। तो इसमें से ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे हैं कि उनकी जो आय हो वो ज़्यादा हो, जिससे वो अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको वो पूरा कर सकें और अपने जीवन स्तर को ऊपर कर सकें। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की और भी आकांक्षाएं होती हैं, जिन्हें वे क्या मानते हैं, ज़्यादा आवश्यक मानते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ वह बराबरी का व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रहता है। ये हर व्यक्ति की है कि वो जिस भी समाज में रहता है या जहाँ कहीं भी रहता है, उसके साथ क्या हो, अच्छा व्यवहार हो या समानता का व्यवहार हो, और साथ ही साथ उस स्वतंत्रता की अपेक्षा वो स्वतंत्र रूप से वो रह सके। प्रायः लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं। प्रायः मतलब अधिकांश लोग हैं कि उनको क्या मिले, सुरक्षा मिले, और वो सुरक्षित रह करके अपने परिवार के साथ वो रह सके, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे आसपास का वातावरण सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो व्यक्ति का जो विकास है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य भय मुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता है। तो इस तरीके से क्या है कि सभी क्या चाहते हैं कि सभी सुरक्षित हों, वहाँ के उनके आसपास का जो क्षेत्र है वो सभी सुरक्षित रहें और स्वतंत्र रूप से और समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सुरक्षा से तात्पर्य, जैसे यहाँ बताया है कि भय मुक्त, मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का समाज है, जिस समाज में वो रहते हैं वो भय मुक्त हो, किसी भी चीज़ का डर भय ना हो, तथा भेदभाव जो है वो ना हो, या फिर कहें ऊंच नीच के जैसे ना हो, और वंचित वर्गों के लिए, जो वर्ग वंचित है उन वर्गों के लिए समाज में विशेष तौर से उनको क्या मिले, संरक्षण मिले, उनको सुरक्षा प्राप्त हो और उनको उन अवसरों का लाभ भी प्राप्त हो। हर व्यक्ति रोजगार के साथ साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोजगार में स्थायित्व हो तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा सबके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसके जो रोजगार है या जो रोजगार कर रहा है उससे उसको अच्छी आय प्राप्त हो, जिससे वो अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो उसको वो पूरा कर सकता है। ऐसे वो हमेशा वो क्या करता है, उम्मीद करता है, जिससे वो अपने परिवार के लोगों के लिए चिकित्सा हो, चाहे फिर वो आवास हो या फिर पीने के पानी, प्रदूषण, स्वच्छ वातावरण हो, और अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी हो। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास भी क्या होता है, अवरुद्ध होता है। अगर इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ें अगर उनको अभाव कर दिया जाए या फिर उसको वंचित कर दिया जाए, तो इसका असर व्यक्ति के कार्यों पर भी पड़ता है, उनके जीवन पर भी पड़ता है, और जो विकास है उसमें क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके आसपास का जो वातावरण हो वो भयमुक्त हो, भेदभाव रहित हो, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, उसको अच्छे अवसर मिले और सुविधाएँ भी उपलब्ध हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में लगभग बराबर होना क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए करने के। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।